बच्चों, वो जो वीडियो बन रहा था उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो रुक गया था। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के जो स्टेप पढ़े गए हैं उन स्टेप को एक तालिका के माध्यम से बताया गया है। बुक में आप निकालिए पेज नंबर 98 और वहाँ पर एक तालिका दे रखी है आपके। उस तालिका के अंतर्गत आपके 5 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम के अंतर्गत आपके सीरियल नंबर या क्रम संख्या दी हुई है जिसमें 1 2 3 4 5 और फिर डैश डैश करके छोड़ दिया गया है। लास्ट में कुल राष्ट्रीय उत्पादन को दिया गया है। दूसरे कॉलम में उत्पादित वस्तु या सेवा का नाम दिया गया है, जैसे वस्तु साबुन है या फिर आपके बर्तन है या अनाज है या कपड़ा है। इनको ना देकर ए बे सैदे यह करके और डैश डैश करके वस्तुओं को सम्मिलित किया गया, उनके नाम को सम्मिलित किया गया है। तीसरे कॉलम में मात्रा दे रखी है, साबुन कितनी क्वांटिटी उत्पादित हुई है, कपड़े की कितनी है, अनाज की कितनी है, वो सारी क्वांटिटी या मात्रा दी हुई है। चौथे कॉलम में बाजार कीमत दी हुई है। बाजार कीमत के अंतर्गत प्रति इकाई कीमत दे रखी है उस वस्तु की 2, 8, 6, 4 और 2 बची हुई आपकी डैश डैश करके छोड़ दी गई है। फिर आपके बाजार मूल्य को निकाला गया है। प्रत्येक वस्तु का बाजार मूल्य मात्रा और प्रति इकाई कीमत का गुणनफल होती है, जो आपको तीसरे स्टेप में बताया गया था और बाजार मूल्य के अंतर्गत आपके चौथा स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपने जितना भी 5वें कॉलम में प्रत्येक वस्तु का बाजार मूल्य ज्ञात किया उसका टोटल करना ही लास्ट में कुल राष्ट्रीय उत्पाद विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर हमने चाहे अनाज लिया, चाहे कपड़ा लिया, चाहे साबुन लिया, कोई सी भी वस्तु ली है, हमारे द्वारा प्रत्येक वस्तु का अंतिम उत्पादित वस्तु को ही लिया गया है, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं लिया गया है। हमारे उत्पाद विधि के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो मुख्य समस्या आती है वो दोहरी गणना की समस्या आती है। दोहरी गणना के अंतर्गत हमारे द्वारा एक वस्तु की मध्यवर्ती कीमत को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारी सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के मूल्य को बताऊंगी। यहाँ पर हमारे द्वारा एक वस्तु ली गई है, एक तालिका बना रही हूँ मैं, जिसके अंतर्गत आपको मूल्य वृद्धि किस प्रकार से होती है और मूल्य वृद्धि का ये उदाहरण है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले मेरे द्वारा उद्यम को लिया गया है बच्चों। नेक्स्ट कॉलम के अंतर्गत उत्पाद का मूल्य है। थर्ड कॉलम के अंतर्गत मेरे द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य लिया गया है। मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य और लास्ट कॉलम जो चौथा दिया गया है उसमें टोटल कितनी मूल्य वृद्धि हुई है उसको निकाला गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर इससे पहली वाली जो तालिका बनाई थी उसके माध्यम से आपने टोटल राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया था। यहाँ पर आप प्रत्येक वस्तु के अंतिम उत्पाद मूल्य की गणना कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत, जैसे वहाँ पर तो 50 वस्तुएं ले ली आपने, यहाँ पर आपके द्वारा एक वस्तु उसमें से कोई सी ले ली और उसका अंतिम मूल्य क्या है उसकी आप गणना कर रहे हैं। जैसे उद्यम के अंतर्गत मैंने आपके किसान को लिया, मैंने नाम दे दिया उसको किसान। किसान के द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया अनाज का वो उसने टोटल 600 रुपए का किया। कितने रुपए का किया? 600 रुपए का किया। इसमें उसने जो भी बीज है, खाद है या पानी है या बिजली है, जो भी खर्चा किया इन चीज़ों पर, वो उसकी 200 रुपए की लागत थी। तो उसके द्वारा कि 200 रुपए की लागत के सहारे 600 रुपए का उत्पादन किया गया और उसे बाजार में बेच दिया गया। उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होगी वो क्या होगी? मूल्य वृद्धि 400 रुपए की
की गई है। मूल्य वृद्धि कितने रुपए की हुई है? यहाँ पर 400 रुपए की हुई है। किसान ने अपना 600 रुपए का जो गेहूं था वो मिल मालिक को बेच दिया है। किसको बेच दिया? मिल मालिक। मिल मालिक जो था वो खरीदार था, उसके लिए वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। गेहूं या अनाज जो भी खरीदा था उसने कितने रुपए में खरीदा? जितने रुपए में किसान के द्वारा बेचा गया था। उसने उसको आटे में कन्वर्ट किया या आटे को उसने 800 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में? 800 रुपए में बेच दिया। 600 रुपए में मिल मालिक ने किसान से खरीदा तो वो तो उसकी मध्यवर्ती वस्तु हो गई। उसे आटे में कन्वर्ट करके उसने 800 रुपए में बेच दिया तो उसके द्वारा टोटल कितनी मूल्य वृद्धि की गई? 200 रुपए की मूल्य वृद्धि की गई। मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या हो गया? अंतिम उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। इन दोनों का डिफरेंस ही मूल्य वृद्धि कहलाती है। मिल मालिक से इस गेहूं को, इस आटे को बेकर के द्वारा खरीद लिया गया। बेकर जो बेकरी का सामान बनाने वाला होता है उसने कितने रुपए में खरीदा होगा? जितने रुपए में मिल मालिक के द्वारा बेचा गया होगा। उसने 800 रुपए में बेचा था तो 800 रुपए में खरीदा गया और उसने उससे ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट कुछ भी आइटम बनाए और 1000 रुपए में बेच दिए। तो ये जो उसके द्वारा मूल्य वृद्धि की गई थी वो 200 रुपए हुई। यहाँ पर बेकर के द्वारा दुकानदार को ये आइटम बेच दिए गए। किसको बेच दिए गए? दुकानदार को। दुकानदार ने कितने में खरीदे? 1000 रुपए में खरीदे। तो 1000 रुपए दुकानदार के लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गई और उसने अपने आगे जो उसका मूल्य था वो 1200 रुपए में वो सारा सामान, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट जो भी थी वो सब आगे बेच दी। दुकानदार के द्वारा भी 200 रुपए की मूल्य वृद्धि की गई। दुकानदार के द्वारा भी 200 रुपए की मूल्य वृद्धि की गई और दुकानदार से फिर अंत में किसको प्राप्त हो गई? वो सारी की सारी अंतिम रूप से उपभोक्ताओं ने खरीद ली। तो यहाँ पर हमारे टोटल योग यदि हम करते हैं तो ये 4 और 6 1000 रुपए हो गया। 1000 रुपए की मूल्य वृद्धि कितने मूल्य की मध्यवर्ती वस्तु से हुई? 200 रुपए की मूल्य। 1200 रुपए हमारे इस अंतिम उत्पाद का मूल्य होना चाहिए। ये आपके 0 फिर 0 6 और 2 8 8 दूनी 16 16 का 6 1 2 2600 रुपए। फिर यहाँ पर आपके 0 फिर 0 6 और 6 12 13 14 15 16 1 ये 3600 रुपए। 3600 रुपए के अंदर आपके 2600 रुपए को घटाया जाए तो 1000 रुपए की मूल्य वृद्धि की गई है। यहाँ पर अंतिम उत्पाद का मूल्य जो होगा आपके वो आपके 1000 कितने रुपए की मूल्य वृद्धि की गई है? 1000 रुपए की मूल्य वृद्धि की गई है। और यहाँ पर सकल मूल्य वृद्धि यदि हम करें तो सकल मूल्य वृद्धि के अंतर्गत आपके 1000 रुपये आते हैं और ये जो 1000 रुपये की मूल्य वृद्धि की गई है इसे ही अंतिम उत्पाद का मूल्य माना जाना चाहिए, क्योंकि 3600 रुपये के अंदर ये 600, 800, 1000 सारे रुपए सम्मिलित हैं। 1200 सब इसमें सम्मिलित हैं। इनमें से किसी भी उत्पाद के मूल्य को यदि हम जोड़ लेते हैं राष्ट्रीय आय में और इस उत्पाद के मूल्य को भी जोड़ लेते हैं तो हमारी दोहरी गणना की समस्या आ जाती है। इस दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर उत्पाद विधि से संबंधित कुछ सावधानियां हैं जिनकी हमें कठिनाई है जिनकी हमें जानकारी होना आवश्यक है। पहली तो यही हो गई, दोहरी गणना की समस्या आती है। दूसरी, स्वयं के उपभोग के लिए जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को न जोड़ने की समस्या। कई बार क्या होता है कि उत्पादक जो होता है कुछ वस्तु की मात्रा अपने स्वयं के उपभोग के लिए रख लेता है
और वो फिर राष्ट्रीय आय में गणना नहीं हो पाती, क्योंकि जो बाजार में बिकने के लिए वस्तु नहीं जाती है वो इससे सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती है। पुरानी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी वर्तमान वर्ष में शामिल हो जाता है, इससे सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती है। और चौथी समस्या है मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय का सही मापन नहीं हो पाता है। और 5वें नंबर पर है शिक्षा के अभाव के कारण सही राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं हो पाता, क्योंकि राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि बिना प्रशिक्षण के इसका मापन किया जाए तो सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होगी। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम दूसरे मेथड आय विधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।